नमस्कार दोस्तों, बोध लोग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में पूर्व अवलोकन देखेंगे बीपीएससी सामान्य अध्ययन का घटना चक्र का जो आता है 2026-16 अपडेटेड वर्जन, जो कि आपका आने वाला 72वीं बीपीएससी एग्ज़ाम प्रीलिम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। हमारा आज का टॉपिक है प्राचीन भारत का इतिहास और उसमें है पाषाण काल। तो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू कीजिए। देखिए, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो कहाँ पे हुए हैं दोस्तों? जल्दी से इसका आप लोग कमेंट कीजिए, क्या होगा इसका उत्तर? मेहरगढ़ से। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखिए, इसको आप लोग देख लीजिएगा। इसमें लिखा है भारतीय उपमहाद्वीप में पशुपालन एवं कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ पाकिस्तान से प्राप्त हुआ है। तो मेहरगढ़ कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। इसको आप लोग याद रखिएगा। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीपों में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देवा है। यहाँ से 8000 ईसा पूर्व से लगभग 7000 ईसा पूर्व तक मध्य चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़ था। यहाँ से गेहूं के साक्ष्य मिले हैं, जबकि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थल कोल्डिवा बेलन नदी का तट प्रयागराज जनपद को माना जाता है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत निम्नलिखित में से किसको कैलकोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो क्या होगा दोस्तों इसका उत्तर? इसका उत्तर सी हो जाएगा, ताम्र पाषाण युग। इसमें आप लोग लिखा है एक्सप्लेन में, देखिए, ताम्र पाषाण युग को कैलकोलिथिक युग भी कहा जाता है। जिन संस्कृतियों में तांबे के औजारों के साथ ही पत्थर के बने हुए उपकरणों को प्रचलन मिलता है, उन्हें प्रायः ताम्र पाषाणिक संस्कृति भी कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये 66th बीपीएससी री एग्ज़ाम 2020 में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? नर्मदा घाटी में प्राप्त हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है दोस्तों। देखिए, उत्तनूर तमिलनाडु चिरांद, इसको क्या होगा? इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सी हो जाएगा। ए का क्या हो जाएगा? ए का 3 हो जाएगा, तेलंगाना। उत्तनूर कहाँ पे है? तेलंगाना में। बी का क्या हो जाएगा? चिरांद कहाँ पे? बिहार में। उसका सी का क्या होगा? 2 होगा, कश्मीर में। गुफरकाल और पायमपल्ली कहाँ पे है? ये तमिलनाडु में। तो ये इसका मैचिंग होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें भी सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। इसका आप लोग को मैं उत्तर ही बता देता हूँ। इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 1 का हो जाएगा आहार, क्या हो जाएगा? बनास। उसके बाद बी का क्या हो जाएगा? बी का 3 हो जाएगा, कायथा, काली फंदी। उसके बाद देखिए दोस्तों, सी का क्या हो जाएगा? सावलदा, ताप्ती, मालवा, ये नर्मदा नदी से संबंधित है। तो चलिए आगे का क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे जैसा आप लोग देख सकते हैं वही चीज़ को, ये आ गया आप सिंधु सभ्यता एवं संस्कृति से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए आप लोग, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ती है? किस युग में पड़ती है दोस्तों? ये पड़ती है आदि ऐतिहासिक काल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है दोस्तों? आप लोग कमेंट करके बताइए, क्या हो जाएगा? पक्की ईंट से बनी इमारत, प्रथम असली मेहराब,
पूजा स्थल, कला और वास्तुकला, तो इसमें क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर देखिए उसके बाद, किस नदी को मिनी हड़प्पा के नाम से जाना था? तो मिनी हड़प्पा को किस नदी से जाना था दोस्तों? लोथल नदी को जाना था। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये बीपीएससी सीडीपीओ 2009 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? हड़प्पा का बंदरगाह कौन हो जाएगा? लोथल, इसका भी लोथल हो जाएगा, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? गुजरात में कौन हो जाएगा? लोथल गुजरात में है, लोथल गुजरात में पड़ता है। इसको आप लोग पढ़ के देख सकते हैं। यहाँ लोथल गुजरात में, कालीबंगा कहाँ पे? राजस्थान में, डाबरकोट बलूचिस्तान में जो कि अभी पाकिस्तान में है, तथा राखीगढ़ी हरियाणा में स्थित है। इसको आप लोग भी ध्यान रखिएगा। दुनिया का सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता कौन सी है? ये भी बहुत वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। ये 70वीं बीपीएससी का एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। मेसोपोटामिया, जो कि इराक में था। चलिए उसके बाद देखिए, इसको आप लोग पढ़ सकते हैं। मेसोपोटामिया इराक सभ्यता को दुनिया की सबसे प्राचीनतम सभ्यता कहा जाता है। सबसे प्राचीनतम, सबसे पुराना सभ्यता कौन सा है? मेसोपोटामिया। ये सभ्यता वर्तमान इराक और उसके आसपास के क्षेत्रों में विकसित हुई थी। इजिप्शियन सभ्यता यानी मिस्र की सभ्यता जिसको कहते हैं, का विकास नील नदी की द्रोणी में हुआ था। ये मेसोपोटामिया सभ्यता के बाद मानी जाती है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पता था? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को कौन सा जानवर पता नहीं था? घोड़ा। बाकी पता क्या क्या था? बैल था, हाथी था, ये सब पता था। इसको आप लोग पढ़ के देख सकते हैं। 8 नंबर देखिए, निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है? इसका क्या हो जाएगा? यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। प्रश्न विकल्प में बनावली हरियाणा तथा कालीबंगा राजस्थान नामक सिंधु घाटी स्थल से हल खोजने का संबंधित टेराकोटा की प्रतिकृति प्राप्त हुआ है। तो कहाँ से हुआ है? बनावली और कालीबंगा, जो कि ऑप्शन में दोनों हैं, तो इसलिए इसका ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं? तो किस में मिले हैं? कालीबंगा में मिले हैं, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, किस हड़प्पा स्थल पर हमें जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं? तो ये क्या हो जाएगा? कालीबंगा। सेम क्वेश्चन ये रिपीट हो गया है। KRE 3 का ये पूछा हुआ क्वेश्चन था। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं था? संबंधित नहीं कौन था? VA स्मिथ। और संबंधित था कौन? RD बनर्जी, KN दीक्षित, MS वत्स। दोस्तों सबको आप लोग ध्यान में रखिएगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा, और नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? किस रंग का उपयोग हुआ था? लाल रंग। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, IIT खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्षों के न के बराबर वर्षा होना सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण रहा? 900 वर्ष। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 900 वर्ष। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। उसके बाद देखिए, वैदिक काल से संबंधित प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक ऋग्वैदिक युग से संबंधित नहीं है? कौन नहीं था? गार्गी। बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए, प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? राजगृह। उसका 3 नंबर देखिए क्वेश्चन,
ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ऋग्वेद का 9वां मंडल। इसमें आप लोग पढ़ लीजिएगा कि ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। नवीनतम मंडल के 114 सूक्त सोम को समर्पित है। सोम आर्यों का मुख्य पेय था जिसे मुजवन चोटी से प्राप्त किया जाता था। ऋग्वेद के 10वें मंडल में चारों वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख प्राप्त हुआ है। तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा कि ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं और उनमें से कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो 9वां मंडल। और 9वां मंडल में कुल कितना सूक्त सोम को कितना समर्पित है? 114 सूक्त। चलिए उसके बाद देखिए ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? देखिए वही चीज़ आ गया। इंद्र और उनका हाथी, उर्वशी और स्वर, पौधों और जड़ी बूटियों से संबंधित, सोम और इसके पेय पर नामांकित देवता। तो डी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अभी ये देखिए ऊपर पहले वाला क्वेश्चन में गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है दोस्तों? जल्दी से आप लोग बताइए। ऋग्वेद में मिलता है। चलिए उसके बाद देखिए किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धत हुई थी? आपको बताना किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धत हुई थी। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? धर्म शास्त्र के समय में। चलिए उसके बाद देखिए 7 नंबर देखिए क्वेश्चन। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ? लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ था दोस्तों? चलिए इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे के प्रयोग के प्रारंभ के विषय में विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वानों का मत है कि विश्व में सर्वप्रथम हित्ती नामक जाति ने ही लोहे का प्रयोग किया था और इसके पश्चात ही विश्व के अन्य देशों में इसका प्रचलन हुआ, जबकि थाईलैंड के बानचांग नामक पूर्व स्थल की खुदाई से ढले हुए लोहा प्राप्त हुआ है, जिसकी तिथि लगभग 1600 से 1200 ईसा पूर्व के लगभग निर्धारित की गई है। भारत में नोह जो कि राजस्थान के दोआब क्षेत्र से लोहा कृष्ण लोहित मृद भांडू के साथ प्राप्त हुआ, जिसकी संभावित तिथि 1400 ईसा पूर्व के लगभग है। सर्वप्रथम उत्तर वैदिक काल लगभग 1000 से 600 ईसा पूर्व के ग्रंथों में हमें इस धातु के स्पष्ट प्रमाण प्राप्त होते हैं। अथर्ववेद में लोहे का उल्लेख श्याम अयस्क के रूप में प्राप्त हुआ होता है। इसमें लोहे के बने हुए फाल का भी उल्लेख प्राप्त होता है। अतरंजी खेरा जो कि उत्तर प्रदेश के उत्खनन से गेहूँ, जौ, चावल के अवशेषों के साथ प्राचीनतम कृषि लौह उपकरण की प्राप्ति हुई है। पुरातत्व ने इसका काल लगभग 100 ईसा पूर्व निर्धारित 1000 ईसा पूर्व निर्धारित किया है, जो अधिकांश विद्वानों के द्वारा स्वीकार्य है और जो कि इस उत्तर में नहीं है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त में से कोई नहीं। उसके बाद देखिए अगला, बोगज कोई का महत्व इसलिए है, क्यों महत्व है बताना है। वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। तो इसका उत्तर यही हो जाएगा। उसके बाद देखिए प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? इसका क्या होगा उत्तर दोस्तों? परुष्णी नदी। यहाँ पे देख सकते हैं दशरथ युद्ध, 10 राजाओं का युद्ध परुष्णी नदी आधुनिक रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। तो पहले पुराना टाइम में प्राचीन काल में परुष्णी नदी नाम था, अभी उसका नाम रावी नदी है, जिसमें भरतों के राजा सुदास की विजय हुई थी। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। उत्तर वैदिक काल के दौरान रचित किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ में दार्शनिक भजन और ब्रह्मांड विज्ञान और नैतिकता पर चर्चाएं शामिल हैं? इसका उत्तर क्या होगा? उपनिषद। यही हो जाएगा इसका उत्तर। अब बौद्ध धर्म से संबंधित देखिए, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों, लुम्बिनी में। बार बार पूछता है बीपीएससी सीडीपीओ में, आपका पूछा हुआ है, इसको आप लोग देख लीजिए इसका एक्सप्लेनेशन को। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के समीप लुम्बिनी वन में हुआ था।
आप लोग ध्यान में रखिएगा, महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। और कहाँ हुआ था? कपिल वस्तु के समीप लुम्बिनी वन में। बोध गया बिहार में वैशाख पूर्णिमा की रात को उन्होंने ज्ञान प्राप्त हुआ। तो गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुए? पूर्णिमा की रात को। कहाँ प्राप्त हुए? बोध गया बिहार में। काशी के ऋषिपतन या मृगदाव सारनाथ में उन्होंने प्रथम उपदेश दिया एवं कुशीनगर में उनका निधन हुआ, जिसे बौद्ध साहित्य में महापरिनिर्वाण कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए दोस्तों, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? सारनाथ में दिया था। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ये बीपीएससी 47th बीपीएससी में पूछा हुआ है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया दोस्तों, सारनाथ। उसके बाद देखिए, ये सब क्वेश्चन रिपीट करने वाला है, इसलिए इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। बोध गया में किसे ज्ञान प्राप्ति हुई थी? बोध गया में किसको हुई थी? गौतम बुद्ध को हुई थी। इससे आसान और क्या होगा क्वेश्चन। उसके बाद देखिए 5, बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाएं उनसे संबंधित 4 स्थानों के नीचे उल्लेख किए हैं, यानी इसको स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से मिलाना है। इसमें देख लीजिए दोस्तों, जन्म जो है वो कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुआ था? बोध गया में। प्रथम प्रवचन कहाँ हुआ था? सारनाथ में। निधन कहाँ हुआ? कुशीनगर में। इसका सही मिलान कौन सा हो जाएगा? सही मिलान सी वाला हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए, कौन सी बौद्ध संगीति बिहार में आयोजित नहीं की गई थी? आपको बताना कौन सी बौद्ध संगीति बिहार में आयोजित नहीं की गई थी। तो वो चतुर्थ वाला। और बिहार में कौन सी आयोजित की गई थी? प्रथम, द्वितीय, तृतीय। इसको आप लोग याद रखिएगा। 7 नंबर देखिए क्वेश्चन, अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किस नगर में किया गया था? राजगृह। 8 नंबर देखिए क्वेश्चन दोस्तों, प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष का नाम बताना। अध्यक्ष महाकश्यप थे। चलिए उसके बाद देखिए, प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित किया गया? कहाँ पे आयोजित किया गया था? राजगृह में। 10 नंबर देखिए, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति हुई थी, कहाँ हुई थी? वो राजगृह, जिसका वर्तमान में राजगीर नाम है, वहाँ पे हुआ था। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, कनिष्क के शासनकाल में किस नगर में आयोजित की गई थी? किस नगर में आयोजित की गई थी? कश्मीर में। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, इसको आप लोग पढ़ के देख सकते हैं। 12 नंबर देखिए, इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में आयोजित की? कौन की थी? अभी देखिए ऊपर वाला क्वेश्चन में, कनिष्क। तो आप लोग देख रहे हैं किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, उस सेम टाइप का। उसके बाद देखिए 13 नंबर, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? पाटलिपुत्र में की गई थी। चलिए उसके बाद देखिए 14 नंबर, तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? वो पाटलिपुत्र में बुलाई गई थी। तो ध्यान में रखिएगा दोस्तों। चलिए 15 नंबर देखिए, महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? कुशीनगर में हुआ था। कहाँ पे? कुशीनगर में। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। उसके पश्चात बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कपिलवस्तु, राजगीर, वैशाली तथा कौशल राज गए। सबसे अधिक बौद्ध धर्म का प्रचार कौशल राज में हुआ। कौशल नरेश प्रसेनजीत ने भी अपने परिवार के साथ बुद्ध की शिष्यता ग्रहण की। अपना प्रचार करते हुए वे मल्लू के राजधानी पावा पहुँचे। यहाँ वे चुंद नामक लोहार की आम्रवाटिका में ठहरे। उसने बुद्ध को शुकर मधु खाने को दिया। इससे उन्हें रक्ता
तिसार हो गया और भयानक पीड़ा उत्पन्न हुई। इस वेदना के बाद वे कुशीनारा पहुँचे। यहीं 483 ईस्वी में 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने शरीर त्याग दिया। बौद्ध ग्रंथों में इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। यानी गौतम बुद्ध का जो है मृत्यु को ही हम लोग क्या बोलते हैं, महापरिनिर्वाण बोलते हैं। तो वो मृत्यु कहाँ पे हुआ था, कुशीनगर में हुआ था। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है दोस्तों, आपको बताना है। बौद्ध धर्म की। इसको आप लोग याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन महायान बौद्ध धर्म और हीनयान बौद्ध धर्म के बीच मूलभूत अंतर प्रतिनिधित्व करता है? देवी देवताओं की मूर्ति की पूजा करना। दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो